हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी का कहना है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने अपने ड्रोन्स के एक्सपोर्ट की पॉलिसी में किए कुछ नए संशोधन। चीन के S-400 सिस्टम्स के लिए रशिया ने बंद कर दी है उनकी मिसाइल्स की डिलीवरी। भारत की स्पाई सैटेलाइट की नजर है चीन पर और ब्रिटेन ने रशिया और चाइना के नए स्पेस वेपन्स को बताया है एक बड़ा खतरा। आज की पहली खबर में हम आपको पूर्वी लद्दाख से जुड़े कुछ नए अपडेट देना चाहेंगे। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चाइनीज ट्रूप्स पीछे हट गए हैं, यानी कि जैसे कि दोनों देशों की बातचीत के बीच सहमति बनी थी, उसी के अनुसार यहाँ पे डिसएंगेजमेंट पूरी हो चुकी है। और रिपोर्ट से कि आने वाले कुछ दिनों में सहमति के अनुसार गलवान और गोगरा पर से भी डिसएंगेजमेंट पूरी हो जाएगी। बाकी अगले सप्ताह भारत और चीन के बीच 5वीं कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग भी आयोजित की जानी है और इसी मीटिंग में पैंगोंग के कुछ क्षेत्रों में चाइनीज ट्रूप्स की जो मौजूदगी दिखाई दे रही है उसको हटाने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी का कहना है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे बहुत ही सावधानी पूर्वक एग्जीक्यूट किया जाएगा। और उनकी इस बात से ये भी संकेत मिलता है कि फिलहाल पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास जो सिचुएशंस है वो अभी भी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि इंडियन आर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ की स्थिति को अप्रैल महीने की शुरुआत वाली स्थिति की तरह ही किया जाए। और उनका ये भी कहना था कि भारत और चाइना के बीच कोर कमांडर्स लेवल के 4 राउंड्स आयोजित किए जाने के बाद यहाँ पे डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट कर दिया गया था और इसे सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड वेरिफिकेशन भी किया जा रहा था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से तभी खत्म होगा जब यहाँ पे कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हासिल हो जाएगी। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कारगिल विजय दिवस को 21 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के तहत आज पूरे देश भर ने ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस के शौर्य और पराक्रम को याद करते हुए उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि दी है जो कि कारगिल युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इन वीर योद्धाओं को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि इन योद्धाओं का पराक्रम आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। और जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना था कि इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य अगर सीमा पर हमारे सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। चीन से तनातनी के बीच अमेरिका की तरफ से उनके यूएवीज के एक्सपोर्ट पर एक नया अपडेट जारी किया गया है और जिसका फायदा भारत सहित अमेरिका के सारे पार्टनर्स को मिलेगा। और इस नए ऑर्डर के तहत अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो उनके 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार के तहत आने वाली यूएवीज हैं उनको कैटेगरी 1 की जगह कैटेगरी 2 में रखा है और दूसरे देशों को इसके एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। और अमेरिकन ड्रोन्स के एक्सपोर्ट में जो ये नया संशोधन किया गया है ये न केवल मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों को लीबिया में चीनी लड़ाके ड्रोन्स का मुकाबला करने में मदद देगा, बल्कि भारत को भी प्रेडेटर भी आर्म्ड और ग्लोबल हॉक सर्विलेंस ड्रोन अमेरिका से खरीदने में मदद मिलेगी। और आपको ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत इंडियन नेवी के लिए 6 प्रेडेटर भी UCAVs को भी लेने वाला है। और इस पॉलिसी में अपडेट करने का मतलब ये है कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की रफ्तार वाली UAVs पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम US क्लॉज के तहत रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को इस MTCR US क्लॉज के तहत प्रतिबंध लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से पाकिस्तान और यमन और लीबिया में सिविल वॉर के समय इस्तेमाल के लिए विंग लूंग आर्म्ड ड्रोन दिए गए थे। और जैसे कि पहले रिपोर्ट्स आ चुकी है कि चीन पहले ही अपनी CPEC और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को 4 विंग लूंग आर्म्ड ड्रोन सप्लाई कर चुका है। और ये तब हुआ है जब ना तो चीन और ना ही पाकिस्तान MTCR का मेंबर है और इसलिए चीन को पाकिस्तान को इसके एक्सपोर्ट पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। टॉप सोर्सेस के मुताबिक 5 राफेल फाइटर्स भारत आने के लिए कल सोमवार को फ्रांस से अपनी उड़ान भरेंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो पूर्वी लद्दाख में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बीच इन राफेल फाइटर्स को एक सप्ताह के अंदर ही वहां पर ऑपरेशनली डिप्लॉय किया जा सकता है। और इन राफेल फाइटर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स के टोटल 12 पायलट्स को पूरी तरीके से ट्रेन किया गया है और जबकि और भी अन्य पायलट्स फ्रांस में अपनी इस ट्रेनिंग को पूरा करने के करीब हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तो ऑफिशियली ये कहा गया है कि टोटल 5 राफेल फाइटर्स 29 जुलाई तक भारत में लैंड करेंगे, लेकिन ये कल ही मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितने फाइटर्स ने फ्रांस से उड़ान भरी है। बाकी भारत के राफेल फाइटर्स को लेकर हम कई वीडियोस बना चुके हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि भारत की इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट एमिसेट ने चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत पर अपनी नजर रखी हुई है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास मौजूद चाइनीज आर्मी पोजीशंस को भी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है। और बता दें कि एमिसेट एक स्पाई सैटेलाइट है और इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो हाईली क्लासिफाइड है, यानी कि ये सैटेलाइट क्या क्या कर सकती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जारी नहीं की गई है।
चाइनीज न्यूज़पेपर सोहो की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने कुछ साल पहले जो रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, अब उन सिस्टम्स के लिए रशिया ने एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल्स की डिलीवरी को रोक दिया है। और इस रिपोर्ट का ये कहना है कि रशिया ने फैसला लिया है कि फिलहाल वो चाइना को ये वेपन सप्लाई नहीं करेगा और न ही रशिया ने ये कंफर्म किया है कि वो चाइना के लिए इन वेपन्स की डिलीवरी को फिर से शुरू कब करेगा। और इस रिपोर्ट का ये कहना है कि इन वेपन्स की ये डिलीवरी करीब 5 महीने से बंद है। यानी कि अगर इस रिपोर्ट की माने तो चाइना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल्स की सप्लाई नहीं हो रही है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस समय रशिया ने चाइना के S-400 सिस्टम की मिसाइल्स की डिलीवरी को पोस्टपोन करने की घोषणा की है। और रशियन का ये कहना है कि कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये चीन के ही हित में है। और उनका कहना है कि इन मिसाइल्स को सप्लाई करने का काम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर चाइना S-400 की ट्रेनिंग के लिए अपने पर्सनल्स को भेजता है तो रशिया को भी अपने कई सारे टेक्निकल पर्सनल्स इन वेपन्स को चाइनीज सर्विस में शामिल करने के लिए भेजने पड़ते हैं। और इस सप्लाई को रोकने का जो कारण रशिया की तरफ से दिया गया है वो ये है कि इन वेपन्स की सप्लाई से चाइनीज आर्मी का जो एंटी पैंडेमिक एक्शंस हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इसका क्या मतलब है इसे समझना अभी भी काफी मुश्किल है। और ये वाली जो रिपोर्ट है कि रशिया ने चाइना के S-400 के लिए मिसाइल्स की सप्लाई को रोक रखा है, तो ये रिपोर्ट भी कितनी सच है फिलहाल इसके बारे में हम कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ सच में हुआ है तो हम एक तरीके से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की स्टैंड ऑफ से इसे जोड़कर देख सकते हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी हाल ही में म्यांमार थाईलैंड सीमा के थाई साइड के माइटो रीजन में एक बड़ी तादाद में इलीगल चाइनीज वेपन्स को जब्त किया गया था। और इस रिपोर्ट पर यूरोपियन थिंक टैंक का कहना है कि चाइना म्यांमार में आतंकियों के लिए वेपन सप्लाई करके भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी को फिर से शुरू करने की कोशिश में है। और वैसे भी चीन के साथ लगी म्यांमार थाईलैंड सीमा पर जो हथियार जब्त किए गए थे वो पूरी तरीके से ओरिजिनल थे और चाइनीज मेड थे। बाकी इसके अलावा यूके गवर्नमेंट के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि ब्रिटेन को अपनी एबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे वो स्पेस में रशिया और चाइना की तरफ से उत्पन्न होने वाले खतरों का सामना कर सके। और उनका कहना था कि ब्रिटेन रशियन सैटेलाइट के टेस्ट को लेकर काफी चिंतित है, जिसमें वेपन की क्षमता वाले प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाना भी शामिल रहता है। और जबकि उनके मुताबिक चाइना भी इसी तरह के ऑफेंसिव स्पेस वेपन्स को विकसित कर रहा है और ये दोनों ही देश स्पेस वेपन्स में अपनी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं। और बता दें कि पिछले कुछ सप्ताह से ब्रिटेन और रशिया के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है, क्योंकि पहले ब्रिटेन ने अपने कुछ नए सैंक्शंस के जरिए रशिया को टारगेट किया था, जिसमें कुछ रशियन एक्टर्स को एक्यूज भी किया गया था। और साथ ही ब्रिटेन का ये भी कहना है कि रशिया ने उनकी वैक्सीन रिसर्च को हैक करने की कोशिश की है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।